नमस्ते। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नेंस यानी शासन और लोगों की जो उम्मीदें हैं उनके बीच का रिश्ता असल में है क्या, और इसे हम डेटा की नज़र से देखेंगे। हमारा फोकस है मणिपुर का एक निर्वाचन क्षेत्र चंदेल। ये जो विश्लेषण है ये सिर्फ चंदेल के लिए नहीं, बल्कि ये एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है ये समझने का कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है, या फिर कभी-कभी क्यों नहीं कर पाता। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले वहां की मिट्टी को, वहां की जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। चंदेल मणिपुर की पहाड़ियों में बसा है। ये इलाका दूर है और इसका भूगोल जितना मुश्किल है उतनी ही पेचीदा यहाँ की राजनीति भी है। यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की कमाई, उनकी सुरक्षा, सब कुछ इन पहाड़ों, जंगलों और नदियों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की राजनीति को समझने के लिए पहले यहाँ के जीवन की हकीकत को समझना होगा। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। 58.32%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सियासी खाई है। पिछले चुनाव में जीतने और हारने वाले के बीच का फासला। किसी भी वापसी के लिए इस खाई को पाटना एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। इसे पाटने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए एक बहुत ही सधी हुई, डेटा पर आधारित रणनीति और जबरदस्त जमीनी मेहनत। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने अपनी बात को 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम चंदेल की जमीनी हकीकत को देखेंगे, फिर 2022 के जो नतीजे आए उस लैंडस्लाइड को समझेंगे। इसके बाद पिछले 7 चुनावों के इतिहास में झांकेंगे, फिर आगे के रास्ते के लिए ताकत और कमजोरियों का एक नक्शा तैयार करेंगे। 5वें हिस्से में हम देखेंगे कि विश्वास बनाने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, और आखिर में एक 90 दिन के एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, चंदेल की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी वोट का विश्लेषण करने से पहले हमें उस जिंदगी को समझना होगा जहां से वो वोट आ रहा है। यहां के लोग कौन हैं, वे अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें आखिर हैं क्या। इन सवालों का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। ये 2 आंकड़े चंदेल की पूरी राजनीतिक कहानी बयां कर देते हैं। पहली बात, 92.6% आबादी आदिवासी है, जो अनुसूचित जनजाति के तहत आती है। ये वो समुदाय हैं जिन्हें हमारे संविधान में विशेष संरक्षण मिला है। और दूसरा आंकड़ा 62.3% की गरीबी दर, मतलब हर 3 में से करीब करीब 2 परिवार गरीबी में जी रहे हैं। तो पहचान और विकास, ये 2 लफ्ज यहां की पूरी राजनीति की धुरी हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि इतनी गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से यहां के लोग राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते होंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चंदेल में वोटिंग प्रतिशत लगातार भारत में सबसे ज्यादा में से एक रहा है, 80 से 96% तक। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग निराश नहीं हैं। वो वोट को अपनी आवाज मानते हैं, अपनी ताकत। हर वोट एक सोचा समझा फैसला है, और यहीं पर हमारे संविधान की खूबसूरती दिखती है। हर नागरिक को सम्मान के साथ अपनी बात रखने का हक, और उस हक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल। नदी में बाढ़ आती है तो सड़क गायब हो जाती है, हम पीछे छूट जाते हैं। ये शब्द किसी एक इंसान के नहीं है, ये पूरे इलाके की एक आम भावना है। ये एहसास है कि विकास की दौड़ में वो कहीं पीछे छूट गए हैं। समस्याओं की लंबी लिस्ट देखने से पहले इस भावना को समझना जरूरी है। यही वो दर्द है जो वोट में तब्दील होता है। अब देखिए, ये जो एक बड़ी भावना है वो अलग अलग इलाकों में कैसे अलग अलग शक्ल लेती है। जैसे चंदेल सदर में मसला है खराब सड़कों का, बिजली का और स्वास्थ्य सेवाओं का, तो वहीं खेंगजॉय जो खेती वाला इलाका है वहां किसान परेशान है, कॉलेजों की कमी है, चकपिकारोंग में बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और नशे का खतरा है। तेंगनोपाल में कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत है, और माची में बॉर्डर पार से सुरक्षा और बेरोजगारी जैसी चिंताएं हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन हर ब्लॉक की अपनी लड़ाई। मतलब गवर्नेंस को भी इतना ही बारीक और जमीनी होना होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एक तरफा जीत का विश्लेषण। जमीनी हकीकत क्या है ये हमने समझा। अब देखते हैं कि उस हकीकत ने 2022 के चुनाव में क्या नतीजा दिया। लैंडस्लाइड, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन चंदेल के मामले में इसका मतलब क्या था? चलिए इसे चीर कर देखते हैं। ये चार्ट 2022 की पूरी कहानी एक तस्वीर में कह देता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिले करीब 79% वोट। जो दूसरे नंबर पर रही एनपीएफ, वो 21% पर भी नहीं पहुंच पाई, और कांग्रेस या उसके गठबंधन का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं था। ये सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं थी, ये विपक्ष का मैदान में न होना था। लोकतंत्र में चुनाव का मतलब विकल्प होता है, और यहां बैलेट पेपर पर कोई मजबूत विकल्प मौजूद ही नहीं था। तो इस नतीजे से 3 बड़े संकेत मिलते हैं।
पहला, एक पार्टी के पीछे वोटों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो गया। दूसरा, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, वो ये कि मतपत्र पर कोई मजबूत और विश्वसनीय विपक्ष था ही नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये नतीजा था विपक्ष के कई सालों के बिखराव का, एक धीमी प्रक्रिया जिसका अंजाम 2022 की एक तरफा जीत थी। और इसी बात को समझने के लिए हमें जाना होगा अपने तीसरे हिस्से पर, 7 चुनावों की गूंज। 2022 के नतीजे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास को खंगालना होगा। पिछले लगभग 30 सालों में 1995 से 2022 तक चंदेल का सियासी मिजाज कैसे बदला है, ये कहानी है अस्थिरता से शुरू होकर एकीकरण पर खत्म होने की। ये टाइमलाइन देखिए, ये उन 7 अहम पड़ावों को दिखाती है। 1995 से शुरू करके हम देखेंगे कि सत्ता कैसे करवटें बदलती रही। 2002 में एक बड़ा बदलाव आया, फिर 2012 में कांग्रेस ने एक मजबूत वापसी की कोशिश की, और फिर आया 2017 का चुनाव, जिसने असल में 2022 की जमीन तैयार की। हर चुनाव अपनी कहानी कहता है, और इन सबको जोड़कर ही चंदेल की पूरी कहानी बनती है। आप इन कहानियों को आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। वोटिंग परसेंट तो जैसा हमने कहा हमेशा ही बहुत ज्यादा रहा है। अब जरा कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, कितना ऊपर नीचे हुआ है। 2012 में वो 37% के साथ मजबूत थे, लेकिन उससे पहले और बाद में या तो लड़े ही नहीं या बहुत कमजोर रहे। और इसके ठीक उलट बीजेपी का वोट शेयर देखिए। 2002 में एक उछाल आया, और फिर 2017 के बाद एक बहुत बड़ा उछाल। जीत का अंतर भी लगातार बदलता रहा, जो बताता है कि 2022 से पहले यहां की राजनीति कितनी अनिश्चित थी। और ये चार्ट ये सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को दिखाता है। 2017 और 2022 के बीच आखिर हुआ क्या? 2017 में बीजेपी को सिर्फ 23% वोट मिले थे, लेकिन वो जीत गए। क्यों? क्योंकि बाकी 77% वोट कई पार्टियों में बुरी तरह बंट गया था। विपक्ष एक नहीं था। 2022 आते आते बीजेपी ने उस बिखरे हुए वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पाले में कर लिया और 89% तक पहुंच गई। सबक एकदम साफ है, विपक्ष का बिखराव ही सत्ताधारी दल के एकीकरण का रास्ता बनाता है। तो इतिहास से सबक लेकर अब भविष्य की तरफ देखते हैं। ये है हमारा चौथा हिस्सा, ताकत और कमजोरियों का नक्शा। समस्या क्या है ये हम समझ चुके। अब समाधान का खाका खींचने का वक्त है। और किसी भी वापसी की रणनीति एक बहुत ही ईमानदार आत्म-मूल्यांकन से शुरू होती है। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 मुंह वाली स्ट्रेटेजी। पहला चेहरा है चुनावी, यानी वोटों का सीधा साधा गणित। दूसरा है संगठनात्मक, मतलब जमीन पर काम करने वाले लोग, आपका नेटवर्क। तीसरा है कथात्मक, यानी आपकी कहानी, आपका नैरेटिव। और चौथा है संसाधन, यानी अभियान चलाने के लिए जरूरी साधन। कोई भी रणनीति तभी कामयाब होती है जब इन चारों चेहरों पर एक साथ काम किया जाए। अब इस सिद्धांत को जमीन पर उतारते हैं एक स्वॉट एनालिसिस के जरिए, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। ताकत क्या हो सकती है? गठबंधन की एकता और लोगों के मुद्दों से जुड़ा एक सच्चा नैरेटिव। लेकिन कमजोरियां कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर हैं। जमीनी नेटवर्क लगभग है ही नहीं, कोई साफ चेहरा नहीं है और संसाधनों की जबरदस्त कमी है। अवसर भी है, एक नया चेहरा लाकर भाजपा विरोधी वोटों को एक साथ लाया जा सकता है। और सबसे बड़ा खतरा है सत्ताधारी दल की मजबूत पकड़ और उनके संसाधन। अब आते हैं 5वें और मैं कहूंगा सबसे जरूरी हिस्से पर, विश्वास का खाका। चुनाव सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है। रणनीति और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर में लोग एक इंसान को वोट देते हैं, एक चेहरे पर भरोसा करते हैं। और ये भरोसा बनाने के लिए आज के दौर के उसूलों को भी समझना होगा। हर नागरिक की निजता, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना, उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न करना, ये सिर्फ कोई कानून की बात नहीं है, ये विश्वास बनाने की पहली सीढ़ी है। तो फिर एक आदर्श उम्मीदवार में क्या गुण होने चाहिए? पहली बात, वो एक भरोसेमंद आदिवासी नेता हो। दूसरा, एक मजबूत जमीनी कार्यकर्ता जो संगठन की कमी को अपनी मेहनत से पूरा कर सके। तीसरा, वो सबको साथ लेकर चलने वाला हो, जो बिखरे हुए विपक्ष को जोड़ सके। चौथा, उसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो, जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और पांचवा, वो अपनी बात को असरदार ढंग से रख सके, जो लोगों के दर्द को आवाज दे सके। और आखिर में हमारा छठा हिस्सा, 90 दिन की उल्टी गिनती। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा उम्मीदवार भी किसी काम का नहीं अगर उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान ना हो।
ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, अमल ही सब कुछ है। ये हिस्सा उसी अमल का एक रोड मैप है। ये है 90 दिन का एक्शन प्लान। D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले एक टास्क फोर्स बनाओ। D60 पर घर घर संपर्क तेज करो ताकि जमीनी नेटवर्क दोबारा खड़ा हो सके। D30 पर बड़े सामुदायिक कार्यक्रम करो ताकि एक माहौल बने। D15 यानी आखिरी 15 दिन वोट्स को पक्का करने के लिए एक तूफानी अभियान चलाओ। और आखिर में चुनाव के दिन ये पक्का करो कि आपका हर समर्थक वोट डालने बूथ तक पहुंचे। ये एक अनुशासित तरीका है जो हवा में नहीं, जमीन पर चुनाव लड़ता है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या डेटा, अनुशासन और विश्वास पर बनी एक रणनीति 58% के इतने बड़े फासले को पाट सकती है? आंकड़े एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसानों का काम है। इस तरह का एक व्यवस्थित डेटा पर आधारित नजरिया ही राजनीति को सिर्फ किस्मत के खेल से निकालकर शासन के विज्ञान में बदल सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mmr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040241602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,